नन ऑफ दीज इज द मोस्ट डेंजरस ऑप्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्वाड्रेटिक देखते ही फैक्टर बनाने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि 3 स्टेप एक्स्ट्रा लिखने में 8-10 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हो। ऐसा करके आप 60 सवालों में करोगे तो आपके बहुत सारे मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, कैसे करेंगे सॉल्व, क्या टिक करेंगे बताइए। सो प्रॉब्लम्स करते हैं लोग पे, प्रॉब्लम्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि 2 की पावर अंडर रूट log 3 with base 2 is equal to, ऑप्शन दे रहा हूं 4, बताना कौन सा सही ऑप्शन है। जो भी बातें अभी तक पढ़ाई गई हैं उनका इस्तेमाल होगा। पहला ऑप्शन है 3 की पावर अंडर रूट log 2 with base 3, नेक्स्ट है 3 की पावर अंडर रूट ऑफ log 3 with base 2, 2 की पावर अंडर रूट ऑफ log 2 with base 3, और डी है आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दिस। ठीक, बताएं जरा, है ना। कहा गया है कि ये जो क्वांटिटी है ये 4 क्वांटिटीज में से किस क्वांटिटी के इक्वल होगी। अच्छा, मतलब बिना ही सोचे समझे बता दिया आपने, है ऐसे अंतरात्मा से ऐसे देखा, नन ऑफ दिस यूं करके सोल्व तो किया नहीं आपने कुछ। नन ऑफ दिस इज द मोस्ट डेंजरस ऑप्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम। दिखता है एकदम से ना कि नन ऑफ दीज शायद होगा, है ना, नहीं है, नन ऑफ दीज तो नहीं है, नहीं तो मैं फिर आपको नन ऑफ दीज तो नहीं है। भाई देखो, सबसे पहले तो दो बातें बता देता हूँ आपको सवाल सोल्व करने से। रूट एक्स को आप एक्स बाय रूट एक्स लिख सकते हो, एक चीज, ठीक। दूसरी बात, कोई भी नंबर है ए, है ना, इसकी पावर अगर बी बाय सी है तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो ए की पावर बी और पूरे की पावर 1/c, लिख सकते हैं ना अपन ऐसे। तो इन दो बातों का इस्तेमाल होगा, बहुत ही बेसिक बातें हैं ये तो, 6th 7th वाली बातें हैं, इनका इस्तेमाल करके क्वेश्चन सोल्व हो रहा है ये, ठीक है ना। आप अगर देखोगे 2 की पावर, ये क्या है, रूट एक्स बोल दो इसको मैं, तो इसको मैंने अभी बताया, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं आप एक्स बाय रूट एक्स लिख दिया, ठीक। अब ये क्या है, 2 की पावर b बाय सी, है ना, 2 की पावर b बाय, तो इसको 2 की पावर b और पूरे की पावर 1/c लिख सकते हैं ना अपन। तो इसको लिख दिया 2 की पावर b और इस पूरे की पावर 1/c। ये बात समझ में आ रही है अपने को। ये चीज कितनी बन गई, 3। और मैंने कहा था कि इसको जब अपन ऊपर उचकाएंगे तो ये जो दो चीजें हैं ये अपना जो है स्थान बदल लेंगी, रिप्लेस कर लेंगी। तो हो गया रूट लोग, इसको बदलेंगे तो ये 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो ये ऑप्शन के साथ मैच कर गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है और इसमें देखिए आप, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हुआ है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये प्रॉब्लम एग्जाम में सोल्व कम ही बच्चों से होता है, और कभी न कभी जेईई मेंस के पेपर में इसके रिपीट होने के मतलब आने के चांसेस हैं इस चीज के। जल्दी से लिखना चाहो लिख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। इस प्रकार की जो मैनिपुलेशन है, जब पावर में लोग आ जाता है ना, पावर में लोग आ जाता है, नॉर्मली लोगों से वो हैंडल थोड़ा कम होता है। आगे से अगर पावर में लोग आ जाए और आपको सिंपलीफाई करने की जरूरत हो, तो ये जो प्रोसीजर है, ये सिंपलीफाई करने का, रूप बदलने का एक अच्छा प्रोसीजर है, ठीक है। जल्दी से लिख लें जरा, है ना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अपने पास समय का अभाव है ना, सिलेबस अपना अच्छा खासा है। चीज़ों को ग्रैस्प एकदम क्विक करें, पूरा अटेंटिव रहें, जल्दी से लिखें, क्लास को मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे तब जाके मजा आएगा, ठीक है। लिख लिया क्या, है, लिख लिया, हाँ लिख लिया, गुड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स
नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the equation x plus 1 power log x plus 1 with base 10 equal to 100x plus 1। कितनी x की वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, बताइए। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, x की कितनी वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, बताएं जरा। और वो कौन कौन सी होंगी x, वो भी निकाल देना, बढ़िया रहेगा। वन एक वैल्यू है x की जो उसको सेटिस्फाई कर रही, एक है। हाँ मतलब इंटीजर टाइप अगर मान लो है तो आप क्या फिल करोगे, है ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं ना अपने पेपर में, तो यहाँ पे क्या फिल करूं मैं, 1 फिल कर दूं मैं, ठीक है। चलो क्या फिल करें, हाँ जी आप कुछ बताओगे, कुछ फिल करें, है ना। हमेशा आंसर देने का प्रयास करो, पेपर में आंसर देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू गिव आंसर्स, गलत ठीक है वो बाद में देखी जाएगी। 1 आएगा तो आप पेपर में 1 फिल करके आओगे। ये लो मैंने यहाँ पे 1 मिनट के लिए लिख लिया, बाकी अभी सॉल्व करेंगे अपन, है ना। यहाँ पे देखो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इतना समझाना चाहता हूँ, जैसे क्वेश्चन आ गया पेपर में, लेफ्ट हैंड साइड में लोग वाली चीजें हैं, राइट में बिना लोग वाली चीजें हैं। जैसे ही आप देखो, अच्छा 2 आएगा, अभी आपने 1 बोला फिर 2 बोला, चलो देखेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, लेफ्ट में लोग है राइट में लोग नहीं है ना। हमेशा आप देखते हो चीजें तो सिंप्लीफाई होती हैं, कभी एक्स में वाई को जुड़ते हुए देखा है आपने, नहीं जुड़ता ना। एक्स स्क्वायर में एक्स जुड़ता ना, एक्स में 3 जुड़ता, है ना। दो डिफरेंट नेचर की चीजें सोल्व नहीं हो पाती बहुत बारी, है ना, मैक्सिमम बारी। तो दो डिफरेंट नेचर की चीजें जब सोल्व नहीं हो पाती, उनका नेचर सेम बनाया जाता है। लेफ्ट में लोग है राइट में लोग नहीं है, तो या तो इसका भी लोग हटाओ या इसमें भी लोग लगाओ, है ना। मतलब सेम टाइप की चीजें करनी पड़ती हैं। तो क्या करा मैंने, मैंने कहा लोग ले लो दोनों तरफ, टेकिंग लोग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या ले लिया, लोग ले लिया। तो जब दोनों तरफ लोग लेंगे हम, देखो इसमें भी लोग ले लिया हमने, है ना। इसकी पावर जो है, आपको दोनों तरफ पहले तो लोग लेना आना चाहिए भाई। भाई देखो ये वाली चीज यों क्यों लिखी हुई है, ये यों क्यों, मैंने तो दोनों तरफ लोग लगाया है ना। बेस कितना लगाए लोग का, 10, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 10 वाला लोग एक है, तो इसी जैसा बनाने के लिए हमने बेस रखा 10, है ना, विद बेस 10। बेस 10 के साथ दोनों तरफ लोग ले लिया अपन ने, ठीक है। अब प्रॉपर्टी लग जाएगी इस चीज को, अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाली चीज को, ये इसकी पावर में है तो उछल के आगे नहीं आ जाएगी ये, तो ये आ गई आगे, ये जो है आ गई आगे, ठीक है। ये जब आगे आ गई तो ये चीज बच जाएगी इनटू में, इनटू में ये चीज जो है हमारी बच गई यहाँ पे, इक्वल टू, है ना, log m इंटू एन है, तो इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। अभी पढ़ाया था आपको, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, अरे समझ में आ रही है। इस क्वांटिटी को y की नजरों से देखोगे आप, y, तो ये भी आपको क्या नजर आएगा, y नजर आएगा। ये भी आपको क्या नजर आएगा, y नजर आएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 2 प्लस वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस वाई लिखा है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस वाई लिखा है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, यहीं पे इसको लिखो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना, इधर ले आया माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर बना लेंगे मान लो इसके, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके वाई माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है।
अगर कोई फैक्टर आप लोगों में से 2-3 लाइन में बनाता है, पहले ऐसे लिखा, फिर इसको -2y + y लिखा, फिर कॉमन लिया और फिर यहाँ लिखा, अगर कोई ऐसे कर रहा है तो आपको सजेशन दे रहा हूं, क्वाड्रेटिक देखते ही फैक्टर बनाने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि 3 स्टेप एक्स्ट्रा लिखने में 8-10 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं, और ऐसा करके आप 60 सवालों में करोगे तो आपके बहुत सारे मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो मिनिमम लिखना है अपने को। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो y की वैल्यू कितनी हो गई? एक 2 हो गई और दूसरी कितनी हो गई? -1। और y क्या था मेरा? ये चीज है ना। तो y की वैल्यू जो हो है वो एक 2 हो गई, एक -1 हो गई। y मेरा क्या था? log x+1 विद बेस 10 था, है ना। y क्या था? log x+1 विद बेस 10 था। इसकी वैल्यू एक 2 मिल गई है, एक -1 मिल गई है ना। या तो ये 2 होगा, चलो सेपरेट करके दिखा देता हूं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन इस टाइप का। या तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, या फिर इस y की वैल्यू आपकी -1 आएगी। तो यहां से x+1 की वैल्यू को देखोगे तो 10 की पावर 2 कितना हो गया? 100 हो गई। और यहां से x+1 की वैल्यू को देखोगे तो 10 की पावर -1 कितनी हो गई? 1/10। ठीक है। यहां से अगर अपन x निकालेंगे तो कितना आ गया? 99। और यहां से x निकालेंगे तो कितना आ गया? 1/10 -1 हो गया -9/10। तो x की 2 वैल्यूज आ गई हैं। जब भी लास्ट में x की 2 वैल्यूज आ जाएं, दिमाग में ये रखिए, ये दोनों वैल्यूज ओरिजिनल इक्वेशन को डिस्टर्ब ना करती हों, लोग को अनडिफाइंड ना करती हों। तो x की वैल्यू 99 रखने पे ओरिजिनल इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और x की वैल्यू -9/10 आई है, ये -9/10 को भी यहां रखोगे तो ये चीज पॉजिटिव 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 रह रही है, ओरिजिनल इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रही है ना। इसको बोलते हैं बैक चेक करना, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बैक चेकिंग करना। जब भी एक्स आ जाए बैक चेकिंग जरूर करके देखें। ये क्वेश्चन बाई चांस थोड़ा अच्छा सवाल, मतलब वो नहीं है, आपको माइनस दिलाने वाला सवाल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे रिजेक्ट नहीं हो रही वैल्यूज, नहीं तो कई बार रिजेक्ट होती हुई भी मिल जाती हैं। तो नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएंगी 2। 2 वैल्यूज हो जाएंगी भाई, 2 ऐसे एक्स हैं हमारे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लिखना चाहो तो इस सॉल्यूशन को लिखो, बल्कि अपने आप सोल्व करो। जिन लोगों से नहीं हुआ वो अपने आप सोल्व करें, और जिन लोगों से हो गया उनके लिए मैं नया प्रॉब्लम लिख रहा हूं। जिनसे हो गया उनके लिए नया प्रॉब्लम लिख रहा हूं। Sum of the values of x satisfying the equation this, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले x की जो वैल्यूज है उनका सम क्या है? इस ऑप्शन दे रहा हूं, 1, 3/4, 1/2, none of these। मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। एक log यहां लिखा हुआ है, यहां पे log के साथ सिंपल वैल्यूज भी लिखी हुई हैं, या तो log सब जगह लाना पड़ेगा या सब जगह से हटाना पड़ेगा। तो हम इन्हें क्या किया, ये जो क्वांटिटी है इसको लेफ्ट में लेके चले गए। जब आप इसको लेफ्ट में लेकर के जाते हो ना, देखो बेस तो 5 है ही, ये 5 की पावर 1/x + 125 है। ठीक है, इस क्वांटिटी को जब हम लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2 लोग बन गए, बेस यहाँ पे सेम है, तो मुझे लगता है आप इजीली ये बात समझ सकते हैं कि यार प्रॉपर्टीज तो
अगर आपने पढ़ी है तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है ना अपने को, ठीक है ना। log m माइनस log n को log m बाय n लिख सकते हैं, बाकी ये चीज जो है यूं की यूं है, ठीक। अब अगर log हटाएं तो कैसे हटाएंगे, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 5 की पावर दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5 की पावर ये वाली चीज, 5 की पावर ये वाली चीज हो गई, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको तो यूं का यूं लिख देंगे कॉपी करके, 5 की पावर 1/x प्लस 125/6 इक्वल टू, ये जो है 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/2x लिख देता हूं इसको मैं, इसको लिख दिया 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/2x, ठीक है। तो आप देख लो जरा, 5 की पावर 1/2x को अगर मैं t मान लूं, अगर मैं t मान लूं तो राइट साइड हो गई 5 इंटू टी, है ना, और लेफ्ट कितनी हो गई, ये चीज कितनी हो गई, टी स्क्वायर हो गई, हाँ ये हो गई टी स्क्वायर प्लस 125/6, है ना, बाय 6 है, इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, ठीक है, यहाँ कितना हो गया 30 हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ हो गया 30, समझ में आ रही बात आपको। तो अब कर लो यार सोल्व, टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 125 इक्वल टू 0, डायरेक्ट फैक्टर बना सकते हो, आपको क्या बन जाएंगे फैक्टर, हाँ 25t-25 इंटू इंटू t-25 इंटू t-5 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक 25 और एक 5, है ना। t क्या है, 5 की पावर 1/2x, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 5 की पावर 1/2x की दो वैल्यू आई है, एक तो 25 आई है, 25 बोले तो 5 स्क्वायर, और एक वैल्यू आई है हमारे पास, एक वैल्यू आई है हमारे पास 5, 5 बोले तो 5 की पावर 1, तो 1/2x जो है वो 2 के बराबर होगा, है ना। ये बात यहाँ से समझ में आ गई कि 1/2x जो है वो 2 के बराबर होगा, तो यहाँ से x निकालोगे तो कितना हो गया 1/4, और 1/2x को 1 के बराबर करेंगे और यहाँ से x निकालोगे तो आ गया 1/2। तो x की जो वैल्यूज हैं 1/4 और 1/2, सवाल में पूछा गया है इनका जोड़ बताओ, तो 1/4 और 1/2 को जोड़ते हैं तो 3/4 आ जाता है, ये पूछा था सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x विच आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। यहाँ इस सवाल को करना तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ इस सवाल में ये भी समझें कि क्वाड्रेटिक का कितना अहम रोल है। इस क्वेश्चन में भी क्वाड्रेटिक बनी थी, पिछले क्वेश्चन में भी देखो जरा कुछ क्वाड्रेटिक बनी थी कि नहीं बनी थी। आप अगर जेई मेंस का पेपर उठा के देखोगे तो ज्यादा तो नहीं कहता मैं, 5 से 6 क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल होता ही होता है। एक तो खट से फैक्टर बनाने आने चाहिए, और दूसरा आप ये भी समझें कि लोग के सवालों में सब्स्टिट्यूशन का कितना महत्व है। आप इसको देखो, जैसे ही वाई रखा तो आपको इजिली यहाँ पे चीजें समझ में आनी चालू हो गई, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी जब आपने इसको टी पुट किया तो क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो मैथ्स की बहुत ही ताकतवर चीज होती है, स्पेशली जब लंबी लंबी दिखने वाली चीजें होती हैं उनमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम उनको इजीली सेंस कर पाते हैं कि यार आगे क्या करना है, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई क्या, हाँ अगर आ गई तो अच्छी बात है, इसको खुद करें और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। number of values of x, number of values of x satisfying, number of values of x satisfying ना, मॉडुलस का बेसिक आइडिया तो है ना आप लोगों को, मोड x माइनस 2 की पावर 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू मोड x माइनस 2 की पावर 3x, ठीक है। कितनी x की वैल्यूज होंगी, ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा हूं,
2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5 कितनी x की वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं? मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, कैसे करेंगे सॉल्व, क्या टिक करेंगे बताइए। फाइव होंगी कैसे? हम्म, है ना, बेस यहाँ पे सेम है ना, बेस सेम है, तो बेस यहाँ पे सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर भी अगर सेम हो जाती है ना, पावर भी अगर मान लो सेम हो जाती है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाएंगी, है ना। तो यहां से x की कौन कौन सी वैल्यू निकल के आ रही है? -1/5 और -1/2, यहां से +1/2, -1/5 एंड +1/2 यहां से निकल के आ गई, ठीक है ना। या तो पावर दोनों सेम होनी चाहिए। अब क्या है, पावर अगर सेम ना भी है ना, कुछ बेस ऐसे होते हैं इनकी पावर सेम ना भी हो तब भी इक्वल होती हैं चीजें, है ना। जैसे उनमें से वन बेस जो है वो एक हो गया, ठीक है। तो अगर बेस की वैल्यू मान लो 1 हो जाए या फिर 0 हो जाए, 0 की पावर भी 5, 0 की पावर 2 के बराबर होती है, तो भी लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो जाएगी। तो ये चीज 1 कब होगी? x की वैल्यू या तो 1 आ जाए या फिर 3 आ जाए। और 0 कब होगी? जब x की वैल्यू कितनी आ जाए? 2 आ जाए। तो 3 वैल्यू ये हैं, 2 वैल्यू ये हैं, 5 ऐसी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करती है ना। समझ में आ रही है? तो ये बात अपने को ध्यान भी रखनी है कि अगर कोई पूछे a की पावर x a की पावर y के बराबर कब है, अगर a की पावर x पूछे a की पावर x a की पावर y के बराबर कब है, तो इसका क्या आंसर बोलोगे आप? कब बराबर होगा? देन x y के बराबर हो, या फिर a 1 हो, या फिर a 0 को ऐसे बोलेंगे मे बी 0, क्योंकि a 0 पे x 0 नहीं होना चाहिए आपका, ये भी चीज है एक, है ना। a मे बी 0, या फिर a आपका -1 हो, a मे बी -1, a मे बी -1, है ना। a 1 हो, 0 या -1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। अरे समझ में आ रही है क्या? है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे गलती हो जाती है, नॉर्मली लोग इसको इतना निकाल के 2 टिक कर देते हैं, है ना। फिर जो ज्यादा थोड़ा सोचने वाले लोग हैं वो 5 टिक कर देते हैं, मगर कई बार इन दोनों में एक वैल्यू कॉमन भी मिल जाती है, तो वो भी देखना होता है। तो पूरा इसको एनालाइज करके ऐसे क्वेश्चन को अपने को टिक करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। सपोज log 2 with base a is equal to m, log 3 with base a equal to r, log 5 with base a equal to s, and log
11 with base a equal to t, सब लोगों से ही हो जाना चाहिए, then the value of log 990 with base a is, ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं, 2mRST m plus 2r plus s plus t। बिना पेन उठाए टिक कर सकते हो क्या? विदाउट यूजिंग द पेन, जस्ट बाय मेंटल कैलकुलेशन, क्या अपन टिक कर सकते हैं क्या इसको? m plus 2r plus 2s plus t। क्या आंसर आएगा? बी आंसर आएगा। वो सीधा है बिल्कुल एकदम। बेस सबके सेम है, बेस देखो यहाँ पे सबके सेम है, पूछा उसका भी सेम है। तो 990 के अगर आप प्राइम फैक्टर देखोगे तो इसको लिखो 2 इंटू कितना आ रहा है, 4, कितना आ रहा है 2 इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, ऐसा कुछ बन रहा है ना। इसको ऐसे देख लो, 22 इंटू 5 110 इंटू 9 990, ठीक है ना। तो अगर आप इसका लोग लोगे, अगर आप इसका लोग लोगे विद बेस ए, तो आपको इसका लोग लेना पड़ेगा विद बेस ए, और इनके जो लोग हैं वो ऐसे हो जाएंगे, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो जाएगा यूं करके। ए, बेस ए है, बेस ए है। हाँ यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, प्लस log 11 विद बेस ए। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास m है, इसकी वैल्यू हमारे पास s है, इसकी वैल्यू r है, और इसकी वैल्यू है t। ठीक है ना, किसी एग्जाम का आया हुआ सवाल है ये, तो इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो देखते ही अपन बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये प्रॉब्लम कई बार जो है पूछा जा चुका है अलग अलग अंदाज से, है ना। मैं यहाँ पे लोग के एस्पेक्ट से बता रहा हूँ, मुझे आप ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड ln mod x। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड ln mod x, है ना। कोई बात नहीं, अभी करेंगे। लोग का ग्राफ तो कल मैंने बताया था, देखो इसका कैसे ग्राफ बनता है, बता दिया था ना। हाँ, तो लोग के ग्राफ से बन जाएगा, बस ये नहीं आता, कुछ नहीं होता ग्राफ में, स्टेप बाय स्टेप कोशिश करोगे तो बनेंगे, अब धीरे धीरे सीखोगे तो होंगे। जेई के बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर ग्राफ आते हैं तो सॉल्व किए जा सकते हैं, है ना। इसके ग्राफ का इस्तेमाल जेई के पेपर में बहुत बार हुआ है, आगे भी होता रहेगा। देखो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर देखिए आप, है ना। अगर मैं कहूं कि ln x का ग्राफ कैसा होगा तो कैसा बनाएंगे आप? ln x का ग्राफ कैसा होगा? अरे भाई बता तो दो। ऐसा ग्राफ होगा यूं करके, बेस इसका 1 से बड़ा है, ई, इसका तो बना सकते हो ना। मैथ्स में कहावत है, ग्राफ में, स्पेशली ग्राफ के बारे में इस बात को याद रखना, जो चीज इससे रिलेटेड जानते हो उसका ग्राफ बना लो, उससे स्टेप बाय स्टेप इसका ग्राफ अपने आप बन जाएगा विदाउट एनी मिस्टेक। डायरेक्ट बनाने की कोशिश करोगे, ढंग से नहीं सोच पाए तो गलतियों के बहुत चांसेस हैं। ln x का ये ग्राफ है, तो मुझे बताओ कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं, अब मैं आपको दो बातें बता रहा हूं आज। एक तो ये बता रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप ग्राफ
कैसे बनाते हैं, और दूसरा एक फंक्शन के रेसिप्रोकल का जब ग्राफ बनाना होता है तो किन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। फंक्शन के रेसिप्रोकल का जब ग्राफ बनाते हैं तो आइए जरा देखते हैं किन बातों का ध्यान रखेंगे अपन। ध्यान से सुनना जरा। ln x 0 हो सकता था, मगर अब ln x 0 नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, ठीक। ln x 0 हो सकता था x की वैल्यू 1 पे, मतलब x की वैल्यू 1 पहले हो सकती थी, अब x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। इसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट करने की हिम्मत है, मगर इसके अंदर मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं x की वैल्यू 1 पुट करने की। ये बात समझ में आ गई आपको। x इक्वल टू 1 पे ग्राफ का नामो निशान नहीं होने वाला। x इक्वल टू 1 पे ग्राफ का नामो निशान नहीं होने वाला। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ये लो x इक्वल टू 1 लाइन बना दी मैंने। दिस इज x इक्वल टू 1, है ना, 1,0। x इक्वल टू 1 लाइन है। ग्राफ इधर होगा, इधर होगा, इस पे बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। x की वैल्यू 1 से थोड़ी हल्की बड़ी ले ली, मान लो अपन ने ना, x की वैल्यू हल्की बड़ी ले ली 1 से, तो ln x 0 से हल्का बड़ा था, 0 पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है आपको? 0 पॉजिटिव था कि नहीं था? और 0 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल कितना होता है बता दो। 0 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल बताया तो था कल। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इन्फिनिटी ग्राफ यहां जाएगा कुछ। क्या ये बात अपन महसूस कर पा रहे हैं? और जब x बहुत बड़ा हो गया इन्फिनिटी, तो log x भी इन्फिनिटी था, और log x इन्फिनिटी रखोगे तो 1 बाय इन्फिनिटी कितना होता है? 0 पॉजिटिव। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब x की वैल्यू आप इन्फिनिटी रखोगे तो ये ग्राफ ऐसे करते हुए 0 पॉजिटिव ऐसे करके टच करने की कोशिश करेगा। यहां से यहां ये वाला ग्राफ तो ऐसा होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आगे पढ़ाता हूं फिर मैं। हाँ। इसमें ये समझ में नहीं आया यहां से चालू होगा, या ये समझ में नहीं आया? हाँ, तो ये यहां पे क्यों बनाया है मैंने, बात समझ में नहीं आई? अच्छा अच्छा, वापस बना लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। x की वैल्यू 1 से हल्की बड़ी लोगे आप, तो 1 से हल्की बड़ी वैल्यू को 1 पॉजिटिव बोलते हैं ना, 1 से थोड़ा सा बड़ा। x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते तो 0 आता, 1 से हल्की बड़ी रखोगे तो 0 से हल्का बड़ा आंसर आएगा, और 0 से हल्की बड़ी वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखोगे तो ये पूरी चीज इन्फिनिटी होगी। इस बात में कोई दिक्कत है? तो जैसे ही x की वैल्यू 1 से हल्की बड़ी रखी, ये वैल्यू इन्फिनिटी को चली गई। इन्फिनिटी तो यहां होता है बहुत ऊपर, मतलब y मेरा इन्फिनिटी को चला गया। और जब आपने x की वैल्यू, ये x है, ये x है, जब x इन्फिनिटी होगा, x जब इन्फिनिटी होगा तो ये चीज इन्फिनिटी बन जाएगी, और 1 बाय इन्फिनिटी 0 से हल्की बड़ी रहेगी। 0 नहीं होती, 1 बाय इन्फिनिटी 0 से हल्की बड़ी रहती है, तो इन्फिनिटी पे 0 से हल्की बड़ी, तो ग्राफ जो है ऐसा रहा होगा। समझ में आ रही है भाई बात? अब जो है यहाँ पे सोचते हैं जरा, है ना, अब जो है यहाँ पे सोच लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ y को मैं। अब अगर x 1 से हल्का छोटा लूंगा, यहां पे देख लो ln x कैसा बिहेव कर रहा है, देखो जरा। x अगर 1 से हल्का छोटा है तो ln x कितना है? 0 से नीचे है कि नहीं है? अरे है ना भाई, 0 से नीचे। और ln x जब 0 से कम होगा, है ना, देखो 0 से नीचे, 0 से छोटा नंबर आप लोगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/0 से हल्का छोटा नंबर माइनस इन्फिनिटी होता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? कल बताया था, अभी भी पूछ लेना चाहिए आप अगर नहीं। 1 को अगर डिवीजन करते हैं 0 से हल्का छोटा नंबर, 0 से हल्का छोटा नंबर कौन सा होता है बताओ? नेगेटिव में 0 से हल्का छोटा, ये करके तो नेगेटिव आंसर आएगा। ये बात तो समझ में आएगी। नेगेटिव के अंदर नंबर जितना छोटा करोगे डिनोमिनेटर में, पूरी चीज उतनी बड़ी हो जाएगी, हो गई बड़ी। तो सिंपल ही बात है ये तो। ठीक, चलो जरा
अब देखो जरा, जीरो से हल्का छोटा करते माइनस इन्फिनिटी, जीरो से मतलब x को अगर 1 से हल्का छोटा करूंगा तो ये ग्राफ यहां से कुछ चालू होगा माइनस इन्फिनिटी से। ये बात समझ में आ रही है क्या? माइनस इन्फिनिटी तो इधर ही है आउटपुट में, मॉडलिस्ट तो बाद में तो इसका बना रहा हूं, मैं उसको देख ही नहीं रहा, मैं तो इसी को देख रहा था बस। अरे समझ में आ रही है क्या भाई? ठीक है। और अगर x की वैल्यू जीरो तो डाल ही नहीं सकते अपन, x की वैल्यू जीरो तो डालनी है नहीं, जीरो तो अलाउड ही नहीं डालनी इसके अंदर। अगर x की वैल्यू जीरो से हल्की बड़ी लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी जा रहा है ln x, कितना जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना जाएगा? जीरो से हल्का छोटा, जीरो से हल्का छोटा मतलब यहां ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे हाँ हाँ करोगे और खुद नहीं सोचोगे तो समझ में नहीं आएगी, है ना? ऐसे अगर हाँ हाँ करोगे, खुद नहीं सोचोगे तो समझ में नहीं आने वाली, एक बार खुद सोचने का प्रयास करना पड़ेगा आपको। तो 1/ln x का ग्राफ बना है ये, ठीक है भाई, 1/ln x का ग्राफ बन गया। अब मैं बनाऊंगा, ये वाली बातें तो पता है ना आपको, तो ये वाली बातें तो लिखने की जरूरत तो है नहीं ना मेरे हिसाब से, इनको हटा दूं यहां से, है ना? अब अपन ग्राफ बनाते हैं। अब यहां ग्राफ बनाएंगे अपन 1/ln mod x का ग्राफ, है ना? स्टेप इसका ग्राफ बना लिया। अब मैं देखूंगा यहां मोड लगाने से क्या असर आया ग्राफ पे, तो यहां मोड लगाने से अभी असर पता चल जाएगा। देखो ये तो x की वैल्यू 1 वाली लाइन है, x इक्वल टू 1 वाली लाइन थी, ठीक है? इसमें और इसमें इतना फर्क है कि इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव डाली जा सकती थी, इसमें नेगेटिव भी डाली जा सकती है। तो ये ग्राफ पॉजिटिव पे था, ये वाला ग्राफ नेगेटिव पे भी आ जाएगा, ये फर्क है बस। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अरे समझ में आ रही है क्या? अब यहां मोड का क्या फर्क आया कि जो y के इस तरफ ग्राफ था उसको कॉपी कर लिया इस तरफ। कभी भी x पे मोड आए, आगे से अपन ध्यान रख सकते हैं, तो बिना मोड वाला जो ग्राफ है उसको कॉपी कर लो इधर वाले को इस तरफ, मिरर इमेज बना लो उसकी। समझ में आ रही है? और पूरे पे अगर हम मोड लगाते हैं, अगर हम मोड लगा दे पूरे पे, यहां इस पूरे पे अगर कोई मोड लगा देगा तो पूरे वाला मोड क्या करेगा, इसकी जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको पॉजिटिव बना देगा। तो नेगेटिव वैल्यूज नीचे वाले इसको पूरा ऊपर शिफ्ट कर देगा ये। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं इस पूरे पे मोड लगाता हूं, अगर मैं पूरे पे यहां पे मोड लगाता हूं ना ऐसे करके, पूरे पे यहां लगा लो या यहां लगा लो एक ही बात है, तो ग्राफ देखिए कैसा बनेगा। इसका फाइनल ग्राफ अभी हमारे पास आने वाला है ना? एक लाइन तो ये बन गई, दूसरी लाइन कुछ ये ऐसी बन गई, तो ग्राफ बनेगा ऐसा और ऐसा। ये तो बिल्कुल ठीक है। जो नीचे वाला पोर्शन था ये वाला, ये ऊपर चला जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ मोड 1/ln mod x। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर ये समझ आ रही है तो मुझे बताओ कि कंक्लूजन क्या निकालें अपन इस पूरे डिस्कशन से। यहां कंक्लूजन है, इस पूरे डिस्कशन से जो कोई बढ़िया कंक्लूजन समझ में आ रहा है आपको कि यार एक बढ़िया बात सीखने को मिली अपने को जो आगे इस्तेमाल में लेंगे? कोई एक बात बताओगे बढ़िया जो इस डिस्कशन से अपने को सीखने को मिली हो? डिनोमिनेटर का तो ध्यान रखना ही है, बेस। ये सबसे पहली जो चीज अपने को सीखने को मिली है, अपन एक बार इस पूरे कहानी से पूरा एक वो निकाल लेते हैं जो अपन ने बातें सीखी, फिर उनको अप्लाई कर लिया करेंगे। अगर आपको एक ग्राफ समझ में आ गया ना तो आप ढेरों ग्राफ बना लोगे अब आगे। सबसे पहले चीज तो हमें सीखने को मिली है कि यार जो चीज हमसे पूछी गई है ना उसको छोड़ो, जो हम जानते हैं उसको पकड़ लो आप बस, है ना? जो हम जानते हैं उससे धीरे धीरे करके बना लो। अगर ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम हो रही तो ग्राफ के बारे में एक बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। अब कितना ही बड़ा ग्राफ बनवा लो, मैं कह रहा हूं कितना भी बड़ा,
जिसमें और जोड़ जाड़ दो, कुछ और, कुछ स्क्वायर कर दो, रूट कर दो, कुछ भी कर दो, सब किया जा सकता है, सब बनाया जा सकता है, मगर वो तब बनाया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो ही। तो जो चीज आप जानते हो उसका ग्राफ बना लो, धीरे धीरे करके ऑल्टरेशन करते हुए ग्राफ बना लीजिए। एक चीज तो ये सीख ली अपन ने। दूसरी चीज क्या सीखी? दूसरी चीज ये सीखी कि फंक्शन के ग्राफ से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, फंक्शन के ग्राफ से इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाना है तो वो बिंदु देख लो आप जहां फंक्शन जीरो हो रहा है। फंक्शन जीरो हो रहा था, उस बिंदु पे वर्टिकल लाइन लगा दो, ग्राफ इधर या इधर होगा। इधर कैसा होगा, इधर कैसा होगा, ये जांचना बड़ा आसान है। इससे बड़ी वैल्यू पे जीरो पॉजिटिव है ये, तो ये इंफिनिटी को टच करेगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और ये जीरो नेगेटिव था तो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। ऐसे एनालाइज करते हुए इसका ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ गई भाई बात? ये दो बहुत ही बड़ी बातें सीखी हैं अपन ने। इसमें दूसरे वाली बात तो बहुत ही भयंकर है। फंक्शन के ग्राफ से उसके रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाने की सिंपल थ्योरी है, वो जगह देखना जहां फंक्शन जीरो हो रहा था। ठीक है ना? अभी एक दो क्वेश्चन हो करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगी बातें अपने को। अच्छा, इनपुट पे मोड y के अबाउट सिमेट्रिकल बनाता है ग्राफ को, और आउटपुट पे मोड नीचे वाले ग्राफ को ऊपर पलटी करवाता है। ये बातें समझनी है आपको, है ना? ये पूरे आउटपुट पे मोड लगा था, तो x के नीचे वाले ग्राफ को ऊपर फ्लिप करवा दिया, और सिर्फ इनपुट पे मोड लगा हो तो इधर वाले ग्राफ को कॉपी करवा देगा इधर। ये सारी कहानी हमें सीखने को मिली है। आप बनाना चाहो, लिखना चाहो तो लिखो, फिर अपन, है ना? एक और बात बता दूं मैं आपको, मेरा इंटरेस्ट एकदम से ग्राफ में क्यों आ गया? भाई लोग पढ़ रहे हैं, हम तो लोग के ग्राफ तो इसी चैप्टर में बनाने आने चाहिए ना। जब कैलकुलस आएगी तब सीधा इस्तेमाल में ले लेंगे वहां पे अपन। ठीक है? और ग्राफ से आप ज्यादा नहीं तो 4-5 क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो जेई के। ग्राफ, और ग्राफ कट से बना के क्वेश्चन सोल्व हो गया ना तो कैलकुलेशन करनी, है ना? 4-5 क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये। तो ग्राफ पे कमांड अभी से बननी चालू हो जानी चाहिए, और जो भी बेसिक मैं बताते हुए चलूं साथ के साथ उनको जो है आप अपने माइंड में जरूर रखें। ठीक है? यहाँ पे कुछ बातें हैं बता देता हूँ, इन पे जरूर सोचना आप। अगर नहीं सोचा है आपने तो, जो लोगों ने लास्ट क्लास नहीं अटेंड की थी उनके लिए लिख देता हूँ। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, 1/0 पॉजिटिव इंफिनिटी होती है, 1/0 नेगेटिव माइनस इंफिनिटी होती है। ठीक है ना? किसी भी फाइनाइट वैल्यू को, किसी भी फाइनाइट वैल्यू को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे वो लगभग जीरो को अप्रोच करेगा ना। कोई भी फाइनाइट वैल्यू को इन्फिनिटी से अगर आप डिवाइड करोगे तो लगभग जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है? ये सारी बातें पता होनी चाहिए, है ना? है ना? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू मेक द ग्राफ। वी हैव लर्नड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू मेक द ग्राफ, step by step process to make the graph. ये ऐसा फंक्शन है जो एक बार काफी पुराने समय में ना IITJ एडवांस का पेपर होता है, उसके पेपर में पूछा गया था कई साल पहले। उसके बाद हर 2 साल 3 साल में जेई मेंस वाले इसको पूछते रहते हैं। कभी ऐसे पूछ लेंगे कि इस फंक्शन के बताओ कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया, है ना? आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो अभी कुछ पहले आया था कि इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ कितने हैं। तो उसके ग्राफ को देख के नहीं बता दो कितने हैं। एक जगह टूटा हुआ, फिर दूसरी जगह टूटा हुआ, तीसरी जगह तो 3 टिक कर दिया, है ना? तो अलग अलग लैंग्वेज डाल करके सवाल पूछते रहते हैं। हम इसी कॉन्सेप्ट को ना एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, देखते हैं आप कर पाते हो क्या, है ना? बना लिया ना भाई? चलो, क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, है ना? ग्राफ के स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, और मैं कह रहा हूं कि कंसीडर द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, कंसीडर द
ग्राफ ऑफ fx इज, fx का मतलब है y इक्वल टू fx की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, मैं y इक्वल टू fx की बात कर रहा हूं, है ना, कंसिडर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx, ऐसा ग्राफ है भाई, y इक्वल टू fx का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ऐसा ग्राफ है, यूं यूं और यूं, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये है -1,2, ये जो वैल्यू है ये है 1/2, -2, ये वैल्यू थी -1/2, 0, ये वैल्यू है 1, 0, ये वैल्यू है 2, 2, ये सारा देख लो आप। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ draw the graph of y इक्वल टू 1/fx, 1/fx का ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है ना भाई, मुझे लगता है आप हल्का सा सीख चुके हो, बना दोगे। एक और बात बता देता हूँ, ग्राफ एक दिन में बनाने नहीं आते, ग्राफ बनाने की जर्नी शुरुआत से शुरू होती है, जो हमारी हो चुकी है, आज से ग्राफ चालू कर रहे हैं अपन, जब तक सिलेबस खत्म नहीं होगा ग्राफ बनाते रहेंगे, तो जब जब जो बात बताई जाए उसको एक्यूमुलेट करते चले जाना। चलो भाई देख लेते हैं जरा, है ना, फंक्शन जहां जीरो हो रहा है ना, यहां और यहां, फंक्शन यहां जीरो हो रहा है वहां पे तो वर्टिकल लाइन बनानी ही चाहिए आपको, वहां कोई ग्राफ नहीं होगा, तो ये लो मैंने वर्टिकल लाइन बना ली है ना, ये हमारी x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू -1/2 पे, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गई x इक्वल टू -1/2 लाइन, ठीक है ना। 1 से हल्का बड़ा करोगे आप x को तो fx हो गया 0 से हल्का बड़ा, है ना, fx मेरा 0 से हल्का बड़ा हो गया तो fx का रेसिप्रोकल हो गया इन्फिनिटी, fx कितना था 0 से हल्का बड़ा, 0 पॉजिटिव, तो ये हो गया इन्फिनिटी, तो ग्राफ मेरा यहां से चालू होगा, है ना। ये फंक्शन बढ़ रहा है 2 तक, इसका रेसिप्रोकल घटेगा 2 तक, 2 पे जाके इसका आउटपुट 2 था, इसके रेसिप्रोकल का 1/2 हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया आपका 2, 1/2। इसके बाद फंक्शन घट रहा है, इसका रेसिप्रोकल बढ़ना चालू कर देगा, ठीक, ये वाला पोर्शन हो गया, है ना। अब 1 से छोटी वैल्यू पे फंक्शन 0 से थोड़ा छोटा था, 0 से थोड़े छोटे का रेसिप्रोकल -इन्फिनिटी होता है ना। यहां पे भी देखो 0 से थोड़ा छोटा था इधर, और इधर भी देखो 0 से थोड़ा छोटा है, इन दोनों का ही रेसिप्रोकल -इन्फिनिटी होगा, तो -इन्फिनिटी इस तरफ, -इन्फिनिटी इस तरफ, ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, समझ में आ रही है क्या भाई, कौन सी लेफ्ट साइड, ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, x की वैल्यू -1/2 से इस तरफ देखो आप, फंक्शन की वैल्यू 0 से थोड़ी छोटी थी, 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू का रेसिप्रोकल -इन्फिनिटी होता है, ये भी -इन्फिनिटी है, समझ में आ रही है बात आपको। अब इस तरफ आओगे तो जैसे ही -1/2 के लेफ्ट में आए थोड़ा सा, फंक्शन की वैल्यू 0 से हल्की बड़ी थी, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है,
तो ये वापस इन्फिनिटी चला गया। फंक्शन मेरा इस तरफ जाने पे यूं बढ़ रहा है, रेसिप्रोकल घटेगा। घटते घटते -1 पे 2 आंसर दे रहा था, तो -1 पे ये 1/2 देना चालू कर देगा। फिर इस तरफ जाने पे ये घट रहा था, ये बढ़ जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो अभी कंक्लूजन निकाल रहे हैं अपन। कंक्लूजन ये है, एक फंक्शन से उसके रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाने में दो ही कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट तो वर्टिकल लाइन कहां बनेगी, दूसरा कॉन्सेप्ट जहां ये इंक्रीज कर रहा है इसको डिक्रीज करवा दो, जहां ये डिक्रीज कर रहा है इसको इंक्रीज करा दो, बस खेल खत्म हो गया। दो ही बातों से ग्राफ बनता है। आगे से रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाना आना चाहिए, बस मेरी इतनी सी कहना है यहाँ पे। ठीक है जी, चले आगे। अभी लोग में एक और कॉन्सेप्ट अपन सीखते हैं। ठीक है, ये इसको टच वो तो मत करवाओ यार, कम से कम थोड़ा सा इज्जत तो रख लो इन लाइंस की। इसके अंदर तूने बिल्कुल ही घुसा दिया, इसको ओवरलैप करा दिया, ऐसे तो मत करो। इन लाइंस को कुछ बोलते हैं, खास लाइंस हैं ये, मालूम है क्या बोलते हैं इनको? ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइंस इस ग्राफ को इन्फिनिटी पे जा करके छू रही हैं या छूने का प्रयास कर रही हैं। क्या कौन सी वाली बात सही है? अच्छा वापस है, मैं कह रहा हूं जब ये लाइन तो आगे तक जाएगी, ग्राफ भी जाएगा, तो आगे जाके छू लेगा क्या इसको, या छुएगा नहीं? छुएगा नहीं, मगर कसर भी नहीं छोड़ेगा, पूरा इसके साथ पैरेलल चलना चालू कर देगा, है ना। ऐसी लाइन जो अप्रोक्सीमेट छूती हैं, टच करने का प्रयास पूरा कर रही हैं, ऐसी लाइंस को हम एसिम्पटोट्स बोलते हैं, है ना। इस लाइन को बोलेंगे, ये लाइन क्या है, एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट। तो इस पूरे ग्राफ में कितनी एसिम्पटोट हैं, सवाल आ गया, मान लो कितनी एसिम्पटोट हैं, 2। ये वाली लाइन भी एसिम्पटोट है, उनकी इक्वेशन भी आपको पता लग गई होगी। एसिम्पटोट्स आर द टेंजेंट्स एट इंफिनिटी। जो इंफिनिटी पे जाके टेंजेंट बन जाए, अप्रोक्सीमेट टेंजेंट बन जाए, उसको क्या बोलेंगे, एसिम्पटोट बोलेंगे। तो एसिम्पटोट्स जो हैं, इसकी परिभाषा भी अगर लिखें अपन, तो एक सवाल से कितने सारे सवाल करवा लो, चाहे ग्राफ बनने के बाद तो कुछ ही करवा लो चाहे आप। एसिम्पटोट्स आर approximate tangents, they are approximate tangents at infinity, infinity, at infinity। वो लाइंस जो इंफिनिटी पे लगभग छूती हुई नजर आए, उनको बोलते हैं एसिम्पटोट्स। ठीक है, हाँ चलते हैं आगे। Some important values you should learn, some important values जो आपको याद होनी चाहिए लोग में। यू शुड लर्न, क्या क्या याद होना चाहिए आपको? आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी लोग का इस्तेमाल करना पड़ता है ना कई बार, कुछ वैल्यूज का, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपकी हेल्प हो जाए, इसलिए मैं यही बता देता हूं। इसकी वैल्यू, सॉरी इसकी नहीं, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू एकदम रटी होनी चाहिए। केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत जगह यूज करोगे आप, है ना। और इसकी कितनी होती है, 477। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी पता होगी ही तुमको, बेस ई ले लें तो। हाँ, ये तो मतलब कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है 2.303। थर्मोडायनामिक्स का वर्क डन के फॉर्मूले वगैरह में नहीं आती है वैल्यू 2.303 वाली, है ना। तो इसको आप ln10 बोल दो, या तो ln10 बोल दो, या फिर ये बोल दो आप, ठीक है ना, जो भी आपका मन करे कुछ भी बोल दो। ln10 और log10 विद बेस ई, ये तीन वैल्यूज तो एकदम कंठस्थ होनी चाहिए आपको। ठीक है जी, वैसे
हाँ जी, उनका जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपकी पूरी जर्नी के दौरान कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। बेस 11, हाँ 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 हाँ, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक और अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ln2 की वैल्यू 0.693 होती है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये 3 वैल्यूज अगर आती हैं तो इनसे कुछ भी कर सकते हो आप। इन 3 वैल्यूज से आज तक जितने सवाल आए हैं और आज के बाद भी जितने आएंगे सारे हैंडल हो जाएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में वैल्यू किसी काम की नहीं है, ये इसलिए बताई मैंने कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको इस्तेमाल में लाएंगी। मैथ्स में अगर मान लो ये वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन पेपर में दिया होगा कि इनकी वैल्यूज ये होती हैं, क्वेश्चन पेपर में आपको दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इन वैल्यूज का इस्तेमाल करके मैथ्स में जो हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, लिख ली ना वैल्यूज आप लोगों ने? तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखिए, है ना, ये मुझे बताओ 2 की पावर 100 ये कितना बड़ा नंबर है? एक अच्छा बड़ा नंबर होगा ना। तो इसमें कुछ डिजिट्स भी होंगे ना, जैसे ये वाला नंबर अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैं कहूं कि इसमें कितने डिजिट हैं तो बता दोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हो गए। ये एक ठीक ठाक बड़ा सा नंबर होगा ना। मेरा सवाल ये, इसमें डिजिट्स कितने हैं बता दो काउंट करके आप बस मुझे ये बता दीजिए कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 100। 2 की पावर 100 में कितने डिजिट्स हैं? अगर आपको इन वैल्यूज का इस्तेमाल करना पड़े आप कर सकते हैं। ठीक है, 101 तो 10 की पावर 100 जो है उसमें मुझे लगता है होते होंगे उतने, तो इसमें तो नहीं होंगे। देखिए जरा, यहाँ पे ना कुछ एनालिसिस हमें करना होगा। देखिए, अगर हम कुछ कहानी को देखें, लोग 10 विद बेस 10 कितना होता है, और लोग 100 विद बेस 10 कितना होता है, और लोग 1000 विद बेस 10 3। अब मुझे यहाँ पे बताओ लोग 11 विद बेस 10 कितना होगा? कुछ भी होगा, 1 पॉइंट कुछ होगा। इस बात से सहमत है ना आप लोग? और अगर मैं कहूँ लोग 12 विद बेस 10 क्या होगा, वो भी कुछ 1 पॉइंट कुछ होगा, बढ़ता जाएगा। और ऐसे करते करते अगर मैं कहूँ आपसे लोग 99 विद बेस 10 क्या होगा, वो भी 1 पॉइंट कुछ होगा, क्योंकि 100 में आके 2 आ रहा है भाई। आपको ये समझना होगा कि ये जो इंटीग्रल वैल्यू है ये तब चेंज हो रही है जब इनके, देखो नंबर ऑफ डिजिट इनके 2 थे, अब देखो ये 111 रही। जैसे नंबर ऑफ डिजिट 3 कर दिया तब जाके 2 हुई है ये, और जब नंबर ऑफ डिजिट मैंने 4 कर दिए तब जाके 3 हुई है। नंबर ऑफ डिजिट 3 ले लो, आप कोई भी ले लो, आप 112 ले लो, यहाँ पे 113 ले लो, आप कुछ भी ले लो, ये हमेशा 2 पॉइंट कुछ मिलता रहेगा आपको। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? नंबर ऑफ डिजिट को डिसाइड करने वाली ये वाली वैल्यू है। इस वैल्यू में एक जोड़ दो नंबर ऑफ डिजिट मिल जाते हैं, इस वैल्यू में एक जोड़ दो नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएंगे, इस वैल्यू में एक जोड़ दो नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएंगे, इस वैल्यू में एक जोड़ दो नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएंगे। और ये वैल्यू जो प्राप्त की गई है ये बेस 10 वाले लोग ने प्राप्त की है, इसलिए बेस 10 वाले लोग बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, इनको बड़े यूजफुल लोग बोला जाता है। जितने भी आप किताबें हैं आप उनको पलट के देखोगे तो बेस 10 वाले लोग बहुत देखने को मिलेंगे। आपके फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के फॉर्मूले में तो बेस 10 वाले लोग हैं। आप और भी फॉर्मूले पढ़ोगे जब आगे पढ़ोगे हायर स्टडीज में, बेस 10 वाले लोग बड़े मस्त लोग होते हैं, ये बड़ी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। तो क्या कंक्लूजन निकालें यहां से? 10 बेस का लोग ले लो, उसका जो आंसर आए एक जोड़ दो, नंबर ऑफ डिजिट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो पूरी बात ध्यान से सुनना, पूरी बात आपको ध्यान से सुननी है तब जाके बात बनेगी। तो हमने क्या किया, इस क्वांटिटी को कुछ मान लिया, सपोज दिस क्वांटिटी इज n, है ना, नेचुरल नंबर है ये एक,
है ना, ये एक नेचुरल नंबर ले लिया मैंने। नाउ इफ वी टेक log बोथ साइड्स विद बेस 10 बेस वाला log लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू log 2 विद बेस 10, है ना। और log 2 विद बेस 10 की वैल्यू अभी आपको बताई थी, कितनी होती है 0.3010, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका 30.10। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 31 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट डिसाइड करने वाली वैल्यू कौन है, ये वैल्यू है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 31। नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 31। एक और बात यहाँ पे सीख लो, जब भी हम किसी नंबर का log लेते हैं, आंसर में दो पार्ट होते हैं, एक तो इंटीग्रल पार्ट होता है, एक होता है नॉन इंटीग्रल पार्ट, ठीक है ना। तो ये जो कहानी है ना, इस कहानी में दो पार्ट हैं, एक तो इंटीग्रल पार्ट और एक दूसरा है नॉन इंटीग्रल पार्ट। ठीक लिखा क्या मैंने, ये ऐसे भी लिख देते हैं, एक ही बात है ना। एक तो इंटीग्रल पार्ट, एक नॉन इंटीग्रल पार्ट। ये जो इंटीग्रल पार्ट है, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो नॉन इंटीग्रल पार्ट है इसको बोलते हैं मेंटीसा। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेंटीसा, और इस पार्ट को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ये लो शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक होती है लोग की, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये नेगेटिव कर दोगे तो नंबर ऑफ डिजिट नेगेटिव करने पड़ेंगे आपको, वो थोड़ी करोगे आप। कभी भी नेगेटिव नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि ये नेगेटिव कर दिया तो लोचा बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट नेगेटिव आ सकते हैं क्या, कभी नहीं आ सकते। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोग कैन नेवर बी नेगेटिव, ये बात भी सीख ली अपन ने। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोग कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। एक बात तो ये सीख ली, और दूसरी चीज ये सीख ली कि कभी भी नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर एक जोड़ दीजिए। फॉर्मूला सीख लिया, लिखना चाहो तो लिख लो भाई। मेंटीसा कैन नेवर बी नेगेटिव, इसको मेंटीसा करो, मेंटीसा, ठीक है ना। ये लिखो मेंटीसा कैन नेवर बी नेगेटिव। शिफ्ट इसको कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ मैं। मेंटीसा लिखो यहाँ पे, मेंटीसा कैन नेवर बी नेगेटिव। मेंटीसा कैरेक्टरिस्टिक में कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है नेगेटिव। मेंटीसा ऑफ लोग कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है ना। मेंटीसा ऑफ लोग जो है दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। पूरी कहानी देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक नंबर है लेट ई 2 की पावर -100, ठीक है, तो log e की कैरेक्टरिस्टिक बताओ मेरे को। अगर मैं आपसे पूछता हूं फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log e, है ना, तो क्या बोलेंगे आप जरा। e जो है ये 2 की पावर -100 है, कैरेक्टरिस्टिक भी बतानी है और कैरेक्टरिस्टिक बतानी है और मेंटीसा ही बतानी है। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। ऑफ log e, तो log e अगर लेंगे अपन विद बेस 10 तो -100 log 2 हो जाएगा विद बेस 10, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -30.10। हाँ हाँ, तो बताना क्या बोल रहे हो आप, 0.9। हाँ, तो ये जो कहानी है इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, -30 और -0.10 आ गया। मेंटीसा कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसको -31 + 0.90 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, इसको ऐसे लिख देते हैं 31.90, 31 के ऊपर बार लगा देते हैं। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं भाई। इसकी वैल्यू आ गई हमारी -30.10, उसका इंटीग्रल पार्ट -30 हो गया,
बचा हुआ पार्ट माइनस 0.10 हो गया। अब ये मंटीसा नहीं बोल सकते क्योंकि पॉजिटिव होती है मंटीसा, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा, -31 प्लस 0.90, -31 प्लस 0.90। तो -31 जो है उसको ऐसे 31 के ऊपर बार लिख दिया जाता है यूं करके, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाती है तो उस केस में आपसे कोई नंबर ऑफ डिजिट नहीं पूछेगा इसके अंदर, क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं रहा ना अभी, नेचुरल नंबर नहीं रहा अभी ये, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट का फिर मीनिंग ही खत्म हो गया। अगर ये प्लस होता तो नंबर ऑफ डिजिट का मीनिंग होता तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आती और फॉर्मूला वैलिड होता, ठीक है। तो कोई सारी चीजें समझ में अपने को आ रही हैं, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, जो 1/10 होता है इसका अगर लोग ले लें अपन तो कितना आएगा? 1/100 का लोग, 1/1000 का लोग। अच्छा ठीक है, ये जो 1/10 है इसको 0 पॉइंट कितना लिखूं और इसको 0.01 और इसको 0.001। यहां पे देखो डेसिमल के और इस नंबर के बीच में कितने जीरो हैं? एक भी जीरो नहीं। यहां पे डेसिमल और इस नंबर के बीच में कितने जीरो हैं? एक। यहां पे डेसिमल और इस नंबर के बीच में कितने जीरो हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक में से एक घटाओगे तो नंबर ऑफ जीरोज आ जाते हैं डेसिमल और सिग्निफिकेंट फिगर के बीच वाले। आपको ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि 2 की पावर -100 जो है ना, ये 1/2 की पावर 100 होता है और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। एक को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो 0.0000000 करके फिर कुछ पहला सिग्निफिकेंट फिगर एक्स वाई और फिर आगे कुछ आया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ये बता दो कितने जीरो आए हैं तो कितने बताओगे आप? 30। कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई थी इसकी? इसी को बोल दो 31, इस नंबर की बात 31 और उसमें से एक घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे। कौन से वाले नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे? आफ्टर द डेसिमल बिफोर द सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर द डेसिमल एंड बिफोर the first significant digit, first significant digit in 2 की पावर -100, तो आंसर आ जाएगा 31 - 1 दैट इज 30। ठीक है ना? तो यहां पे नोट करने वाली बात हो गई एक कि भाई नंबर ऑफ जीरोस कोई हमसे निकलवाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक में से एक माइनस कर दीजिए आप, है ना। कैरेक्टरिस्टिक किसकी? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोग कोई नंबर है मान लो ई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसमें से एक माइनस कर दीजिए आप, है ना। मेरा कहने का मतलब इस मैग्नीट्यूड से नॉर्मली इसकी बात की जाती है, तो आप समझ लें इस बात को, ठीक है। 31 माइनस, ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ जीरोस नेगेटिव थोड़ी हो सकती है तो -31 थोड़ी लूंगा मैं। समझ में आ रही है? वी आर टेकिंग दी पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे लोग की हमने कई सारी बातें सीखी। हम अगली क्लास में लोग को खत्म कर देंगे। लोगैरिथमिक इनइक्वालिटीज अभी सीखना बाकी है। लोगैरिथमिक इनइक्वालिटीज का बहुत इस्तेमाल होता है फंक्शंस में, कैलकुलस में और भी कई जगहों पे। लोगैरिथमिक इनइक्वालिटीज को सोल्व करने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाता है, अगली क्लास में हम फिनिश कर देंगे।
2 कॉन्सेप्ट हैं उसके, 2 कॉन्सेप्ट अगर आते हैं तो सारी लॉगरिथम की इनइक्वालिटीज अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।